हमने पिछले दिनों में ब्लैक क्लोवर के वर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर क्रिएट किया था एंड इवन स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट स्क्वाड भी क्रिएट की थी। बट फिर मेरे दिमाग में आता है कि आखिर क्या होता अगर ब्लैक क्लोवर के मीट हेड्स की एक अलग से स्क्वाड होती। डायरेक्टली बोले तो मेरा आज बस एक लक्ष्य है, एक ऐसी स्क्वाड बनाना जो स्क्वाड के नाम पे कलंक हो। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए बनाते हैं एक स्क्वाड जो ब्लैक क्लोवर की हिस्ट्री में सबसे बेकार स्क्वाड बन जाए। बट उससे पहले एक छोटा सा रूल, विलन्स को एक्सक्लूड रखेंगे हम। तो देखो एक स्क्वाड बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्वियसली एक कैप्टन जो कि निहायत ही निकम्मा हो, किसी काम का ना हो एंड बेशरम तो अलग ही लेवल का हो। एंड इस कैटेगरी में पूरी ब्लैक क्लोवर में से सिर्फ एक आदमी फिट बैठता है, मतलब उस किंग के अलावा, एंड दैट इज नन अदर देन आवर लॉर्ड सेके। क्योंकि ये इकलौता ऐसा आदमी है जो अपनी स्क्वाड को ये सोचने पे मजबूर कर दे कि हे भगवान हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो हमें ऐसा कैप्टन मिला। और जब वक्त आता लड़ाई का, कैप्टन का स्टैंड लेने का, वेल हम सब लोग जानते हैं कि सेके इस डिपार्टमेंट में कितना अच्छा है। लाइक आज तक कौन ही टिक पाया है अपने भाई के आगे। एवं ही थोड़ी फर्स्ट क्लास सीनियर मैजिक नाइट है अगला। बाकी सेके के लिए और मैं क्या ही बोलूं यार, तुम खुद समझ जाओ। सो कैप्टन तो डिसाइड हो गया, बट अब हमें सबके रहने के लिए एक बेस चाहिए। वेल टेक्निकली ब्लैक क्लोवर में इस चीज की काफी कमी है एंड क्योंकि हमारे पास काफी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं यहाँ पर एंड इवन सबसे वर्स्ट लेना है हमने, तो क्यों ना आस्था का ओल्ड विलेज चर्च ही ले लें एज अ बेस। लाइक इसका रीजन सिंपल है, बिकॉज इट इज इन द मिडल ऑफ नोवेयर। सेकेंडली इस चर्च में बस एक ही हॉल है, तो ना इसमें तुम्हें अलग से कोई कमरे मिलेंगे और ना ही प्राइवेसी। और अगर बाई चांस कभी एनिमी का अटैक हो जाता है तो अंदर छुपने से बेटर है कि तुम खुले आसमान के नीचे आकर खड़े हो जाओ, एटलीस्ट भागने का मौका तो मिलेगा। बस इन सबके अलावा जो सबसे मेजर रीजन है इसको सिलेक्ट करने का वो है इसकी लोकेशन। जहाँ पर खाने के नाम पे तुम्हें बस ये पोटैटो मिलते हैं। इन शॉर्ट खाने की भी तंगी है यहाँ पर। खाने से याद आया हमें कुक भी तो चाहिए, तो इस पोजीशन के लिए मैं सिलेक्ट करूंगा नन अदर देन गॉर्डन को। तो देखो गॉर्डन के कुक होने का फायदा ये है कि स्क्वाड मेंबर्स को अपनी सर्वाइवल स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, वरना इसे जिंदा रहना इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि इस आदमी को कुक बनाने का मतलब है अपनी किस्मत के साथ खेलना। क्योंकि गॉर्डन अपने पॉइजन मैजिक के साथ ऐसा कुछ मिक्स कर देता है कि डिश एकदम डेथ ऑन अ प्लेट बन जाती है और उसका खाना देखकर तो यही लगता है कि किसी केमिकल लैब का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। एंड अगर बाई चांस उन्होंने ये खा लिया देन दे surely need an healer। बट घबराने की बात नहीं है क्योंकि हमारे पास हीलर भी है एंड दैट इज नन अदर देन सैली। इसके लिए तुम इमेजिन करो तुम्हें चोट लगती है और तुम्हें हीलिंग की जरूरत होती है, लेकिन उसकी जगह तुम सैली के एक्सपेरिमेंट लैब में पहुंच जाते हो क्योंकि अगली हील करने से पहले तुम्हें गिनी पिग बना देगी अपने नए एक्सपेरिमेंट के लिए। सैली को हीलर बनाने का आइडिया कुछ ऐसा ही है जैसे किसी शरारती बच्चे के हाथों में नया फोन देना। पता है कुछ ना कुछ तो बिगड़ने ही वाला है और अगर ये हमारी स्क्वाड की हीलर होती है तो लोग अपने वुंड से छुपाने लग जाएंगे इस डर से कि हे चोट जल्दी ठीक हो जा वरना सैली आ जाएगी। बट इसका एक फायदा भी है, दैट इज स्क्वाड मेंबर्स काफी केयरफुल हो जाएंगे खुद को लेकर क्योंकि सैली के पास जाने का खौफ जो रहेगा उन्हें। ओके सो ये बेसिक रूल्स तो हमने पूरे कर लिए। अब थोड़ी तूफानी बातचीत पे आते हैं। तो मान लो हमारी स्क्वाड की किसी के साथ लड़ाई हो जाती है एंड ये लोग डिसाइड करते हैं एक प्रॉपर बैटल करने का। तो किसी बैटल में जाने से पहले तुम्हें क्या चाहिए, ऑब्वियसली एक प्लान। एंड इसीलिए अब हमें एक स्ट्रेटेजिस्ट चूज करना पड़ेगा। एंड पूरी सीरीज में सबसे वर्स्ट बंदा जो इस कैटेगरी में फिट बैठता है इज नन अदर देन एलेक्टोरा सैंडलर। सो इस आदमी के वर्स्ट स्ट्रेटेजिस्ट होने के मल्टीपल रीजंस हैं। पहला इसका माइंडसेट, जहां पर ये दूसरों को अपने से कम समझता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये आस्था एंड यूनो को स्लम रैट्स कहा करता था जस्ट बिकॉज वो पीजेंट्स थे। प्लस वो दूसरों की स्ट्रेंथ्स और कंट्रीब्यूशन को अंडर वैल्यू करता है जो कि टीम कोऑर्डिनेशन के लिए काफी गलत चीज है। सेकंड रीजन है उसका इमोशनल अनस्टेबल होना, जहां पर अगर तुम्हें याद हो तो वो काउंट करता रहता था कि विलियम ने आगे कितनी बार यूनो को नाम से बुलाया है, जो कि उसकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी को दिखाता है। एंड क्योंकि वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि भाई मैं ही हूँ जो हूँ एंड जो मैंने बोला है वो सही बाकी गलत, ये चीज सीरियसली पूरे स्क्वाड के लगा देगी। इन शॉर्ट कहूं तो एलेक्टोरा का घमंड, जेलेसी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी की कमी मिलकर उसे इस रोल के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट बनाती है। नेक्स्ट हमें चाहिए दो कैरेक्टर्स ऑफेंस फोर्स के लिए जो कि इस आदमी की वर्स्ट स्ट्रेटेजीज को वर्स्ट तरीके से एग्जीक्यूट करें। जहां पर सबसे पहले हमारे पास है नेब्रा। सो नेब्रा का स्टार्टिंग से ही काफी एरोगेंट और अनप्लीजेंट सा बिहेवियर रहा है, जहां पर वो बस दूसरों को नीचा ही दिखाती रहती है। एंड क्योंकि वो एक रॉयल्टी है तो वो किसी की भी नहीं सुनती। हालांकि नेब्रा खुद भी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है, बट जहां वो मार खा जाती है वो है उसकी इमोशनल अनस्टेबिलिटी, जो कि उसकी माँ एसियर की डेथ के बाद डेवलप हुई थी। एंड इवन हम सब जानते हैं कि वो नोएल से कितना जेलस फील करती है जस्ट बिकॉज नोएल की शक्ल उसकी माँ से मिलती है। मतलब ये सबसे बकवास रीजन है ये। सो ये पर्सनल इश्यूज उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, स्पेशली जब बात इफेक्टिव ऑफेंस की आती है। और जैसे मैंने बताया कि ये एक रॉयल्टी है, सो इस स्क्वाड में से किसी की भी नहीं सुनने वाली एंड ये करेगी वही जो इसका दिल कहेगा। वेल यही रीजन है कि डिस्पाइट हर इमेंस माना, नेब्रा के नेगेटिव ट्रेट्स और पर्सनल इश्यूज
इश्यूज उसे इस कैटेगरी का वर्स्ट मैचअप बनाते हैं। ओके, तो सेकंड कैरेक्टर की बात करें इस कैटेगरी में, जो इन दोनों का वर्स्ट मैचअप भी बनाएगा इज नन अदर देन फिनरल। तो देखो, फिनरल की स्टार्टिंग से ही बस एक डिमांड रही है, एंड दैट इज उसे बस एक लड़की मिल जाए। एंड हम सब जानते हैं कि आखिर ये आदमी कितना बड़ा लौंडियाबाज है। वहीं अगर इस आदमी को तुम एक लड़की, वो भी नेब्रा जैसी के साथ भेज रहे हो, तो ये आदमी फाइट कम फ्लर्ट ज्यादा करेगा, जो कि फिनरल की पर्सनैलिटी वाइज लाजमी भी लगता है। बट वहीं अगर तुम नेब्रा की पर्सनैलिटी को देखो तो वो इससे अलग ही लेवल की अनॉय होने वाली है, जहां पर ये दोनों फाइट कम अलग से अपनी ही आशिकी लड़ा रहे होंगे। वेल, आई कांट इवन इमेजिन इन दोनों का रोमांटिक रिलेशनशिप। बट खैर चलो, जाने देते हैं सब कुछ और मुद्दे पे आते हैं। सो फिनरल का मैजिक ऑफेंसिव की जगह डिफेंसिव है। लाइक जब भी कोई फाइट का सीन आता है, वो ज्यादातर अपने टीममेट्स को टेलीपोर्ट और बैटलफील्ड को कंट्रोल करने में ही बिजी रहता है। उसकी एग्रेशन और कॉम्बैट स्किल्स इतनी इंप्रेसिव नहीं है कि वो एनिमीज को डायरेक्टली चैलेंज कर सके। एंड इवन हमें आज तक वो सिर्फ सपोर्ट देता हुआ ही दिखा है, जो एक डायरेक्टली फाइट करने की जगह अपने ओपोनेंट्स को बैटलफील्ड से कंफ्यूज करके उनकी रीपोजिशनिंग पे ध्यान देता है। वेल, इसी के साथ हमारी घटिया ऑफेंसिव फोर्स रेडी होती है, एंड अब बारी है डिफेंस फोर्स चूज करने की। एंड इसके लिए भी हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, एंड द फर्स्ट वन इज सॉलिड। तो सॉलिड का मैजिक भी काइंड ऑफ ऑफेंसिव कैटेगरी में आता है। और जब बात आती है डिफेंस की, तो वो अपने पर्सनल इश्यूज और ईगो के साथ कुछ ज्यादा ही कंसर्न रहता है, जो कि हमने देखा भी है कि नोएल के साथ मैच में वो अपनी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी को इफेक्टिवली यूज ही नहीं कर पाता और आसानी से डिफीट हो जाता है। प्लस देखो, एक अच्छा डिफेंडर वही होता है जो मुश्किल समय में भी शांत रह सके एंड रैशनल डिसीजन ले सके। खैर, ये तो हम सब देख ही चुके हैं कि आखिर ये आदमी कितना ही शांत रहता है। एंड इवन आई रिमेम्बर, जब एल्व्स का अटैक हुआ था क्लोवर किंगडम में, तब यही आदमी सबसे ज्यादा पैनिक हुआ था, जो कि उसकी इनेबिलिटी को दिखाता है कि वो स्ट्रेसफुल और क्रिटिकल सिचुएशंस में सही डिसीजंस नहीं ले सकता, और वो खुद भी कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। जो हम इस बात से समझ सकते हैं कि जब एंशिएंट डीमन का अटैक हुआ था क्लोवर किंगडम पे, तब इस आदमी ने डिफेंड करने का ट्राई तो किया था, बट बेचारा कर नहीं पाया और इजीली नॉकआउट हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टर जिसको हम इस कैटेगरी में ऐड करेंगे इज नन अदर देन लियोपोल्ड। वेल, आई नो तुम सभी लोग अभी सोच रहे होगे कि भाई लियो इतना मस्त कैरेक्टर है, तुमने उसको क्यों यहाँ पे ऐड किया है। तो देखो यार, सीन ये है कि लियो का मैजिक ज्यादातर पावरफुल फायर अटैक्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये एबिलिटीज ऑफेंस के लिए तो एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन डिफेंस के लिए नहीं, क्योंकि डिफेंसिव रोल्स में जल्दी और वर्सेटाइल रिस्पॉन्सेज जरूरी होते हैं। बट लियो को एरेज बनाने में टाइम लगता है। प्लस लियो का नेचर काइंडा एग्रेसिव एंड एनिमीज को डायरेक्टली कन्फ्रंट करने वाला है। बट फॉर अ गुड डिफेंस हमको एक मेजर्ड और स्ट्रेटेजिक अप्रोच चाहिए होती है, ना कि कॉन्स्टेंटली अटैक करने वाली। इसीलिए यही रीजन है कि बेशक लियो के पास ग्रेट ऑफेंसिव पावर एंड ड्यूरेबिलिटी है, स्टिल वो इस रोल के लिए फिट नहीं बैठता। वहीं अगर इन दोनों की जोड़ी देखी जाए, दैट इज सॉलिड एंड लियो की, तो ये भी एक सबसे वर्स्ट मैच है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। चाहे तुम फिर यहाँ पर वाटर वर्सेस फायर कर लो, अच्छा वर्सेस बुरा कर लो, ब्रेव वर्सेस कॉवर्ड कर लो, या फिर स्टूपिड वर्सेस समझदार कर लो, जिसे तुम समझ ही सकते हो कि आखिर इन दोनों की कितनी ही बनेगी। एंड विद दीज टू आवर स्क्वाड डिफेंसेस आर डूम्ड। ओके, सो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं लास्ट की 3 कैटेगरीज पर। एंड भाई, अगर अभी तक तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो उस सब्सक्राइब के बटन को दबा दो, क्योंकि उससे मुझे भी काफी मजा आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमें अपनी स्क्वाड के लिए चाहिए एक सपोर्टर, एंड फॉर दिस मैं चूज करूंगा सॉल को। तो इसका वर्स्ट सपोर्टर होने का सबसे पहला रीजन है इसका माइंडसेट, इन शॉर्ट इसकी मर्द विरोधी सोच। एंड अगर तुम देखो तो हमारी पूरी स्क्वाड ही मर्दों से भरी पड़ी है, नेब्रा को छोड़कर। नेब्रा खुद कौन सी सबसे मिलजुल कर रहने वाली है, सो नेब्रा और इसकी तो वैसे भी नहीं बननी। सेकेंडली, इसका इंपल्सिव बिहेवियर टीम के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि वो अक्सर मर्दों को इनकॉम्पिटेंट समझती है एंड उनसे ऑर्डर लेने से मना कर देती है, जो टीम कोऑर्डिनेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बैटल में भी सोल इंपॉर्टेंट डिटेल्स को नजरअंदाज कर देती है, जो क्रिटिकल सिचुएशन में उसके सपोर्ट को अनरिलायबल बना देता है। एंड इवन हमने सीरीज में देखा भी है कि उसका पूरा फोकस हमेशा अपनी कैप्टन शार्लेट पर ही होता है। क्या मतलब तुम सबका भी उस पर ही है? इन शॉर्ट, यही सब चीजें हैं जो सोल को एक इनइफेक्टिव और अनरिलायबल सपोर्टर बनाती है। मतलब ऑलमोस्ट हमारी स्क्वाड रेडी हो गई है, बट अभी भी इसमें एक कमी है, एंड दैट इज कैप्टन का राइट हैंड मैन, दैट इज वाइस कैप्टन। सो इस कैटेगरी के लिए मैं सिलेक्ट करूंगा नन अदर देन जोरा को। तो जोरा एज अ कैरेक्टर तो काफी ओपी है एंड इवन वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर है, बट व्हेन इट कम्स टू अ रैंक सच एज वाइस कैप्टन, देन आई डोंट थिंक कि इससे वर्स्ट कोई हो सकता है। लाइक फर्स्टली उसका डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर टीम के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि ना वो किसी की इज्जत करता है, ना उसे किसी से कुछ लेना देना है। इवन हमने
देखा भी था कि कैसे वो ऑनगोइंग मैच के बीच में सो गया था अपने टीममेट्स को अकेला छोड़कर। एंड फॉर अ वाइस कैप्टन हमें कोई वैसा बंदा चाहिए होता है जो कैप्टन की एब्सेंस में स्क्वाड को संभाल ले, कोई टीम कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके रखे। लेकिन अपने जोरा भाई खैर ये तो ट्रैप खेलेंगे स्क्वाड के साथ। सो फाइनली हमारी वो स्क्वाड रेडी हो चुकी है एंड अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट पॉइंट, दैट इज स्क्वाड के नामकरण पर। एंड एज ऑलवेज ये मैटर मैं तुम्हारे हाथों पे छोड़ता हूँ एंड जिस नाम पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे वही नाम होगा इस स्क्वाड का। प्लस मैं उसे पिन भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ये तो हमने एक वर्स स्क्वाड बनाई है, लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो कि ब्लैक क्लोवर के वर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड कैसी होती तो इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।